हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आप मुझे मालूम है कि आप लोग एग्ज़ाम की ही तैयारी करते होंगे और अभी भी कर रहे होंगे। तो आज मैं क्लास 8 के लिए लेकर के आया हूँ विषय हिंदी, जो क्लास 8 के लिए है। ठीक है। और ये मॉडल पेपर होने वाला है, जो कि 2024-25 का है। जो न्यू मॉडल जारी हो चुका है, न्यू प्रश्न पत्र जारी हो चुका है। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। जो जो मैं करवा रहा हूँ वो आप कर लें। यदि आप इसके सही ढंग से अध्ययन कर लेते हैं तो इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है। तो चलिए, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग देखिए, यह कक्षा 8 के लिए है। ठीक है। विषय हिंदी होने वाली है। ठीक है। समय 1 घंटा आपका दिया जा रहा है। अब फुल मार्क्स कितना? 50 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको देना ही देना है। कुल प्रश्नों की संख्या 50 है, जो 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है। पहला क है। ठीक है। फिर दूसरा ख है। फिर तीसरा ग है। ठीक है। चलिए, प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है। जो कि प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित किया गया और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग अभी खंड क देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, पूरा ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, फिर आपको ये आंसर देना है। ठीक है। क्या बताया जा रहा है? दीपावली भारत एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ठीक है। दीपावली भगवान श्री राम के 14वां वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घर की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। व्यंजनों का मतलब जो हम लोग खाना पकवाना, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है? ए दीपावली, बी होली, सी रक्षाबंधन, डी दुर्गा पूजा। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होने वाला है ये दीपावली को। ठीक है। अभी ऊपर में हम लोग साथ साथ में पढ़े थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? अभी वहाँ पे बताया था कार्तिक में। देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिएगा। ये है भाद्रपद, बी है कार्तिक, सी चैत्र, डी माघ। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है आपका बी कार्तिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, बी भगवान श्री राम की अयोध्या लौटने की, सी दुर्गा पूजा की, डी महाशिवरात्रि की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाने वाला है भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन 14 वर्ष के वनवास में थे? ए कृष्ण, बी भरत, सी राम, डी दशरथ। तो कौन थे? दशरथ के पुत्र श्री राम थे। ठीक है। तो ये देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है राम। किसका पुत्र थे? दशरथ के पुत्र थे। चलिए खंड ख अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। क ही है। ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ने की स्टार्ट करते हैं। जल ही जीवन का आधार है, बिना जल सुना हर संसार। नदियों सरोवर और ताला, इनसे ही हरियाली माला।
बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। समझे आप लोग? चलिए आप बोलिएगा, समझा दीजिए तो मैं समझा भी देता हूँ। बताया जा रहा है जल ही, क्या बताया जा रहा है? तो बताया जा रहा है कि जल ही क्या है, 1 मिनट, जल ही जीवन का आधार है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? 1 मिनट, हाँ, क्या बताया जा रहा है? जल ही जीवन का आधार है। ठीक है, बिना जल सूना हर संसार, नहीं जल रहेगा तो सूना लगेगा संसार। नदियों सरोवर और ताल, ठीक है, नदियों सरोवर और ताल मतलब समझ सकते हैं, नदियाँ सरोवर और तालाब। ठीक है, इनसे ही हरियाली माला, ये रहते हैं। देखते हैं कोई पेड़ पौधे में यदि आप पानी देते हो तभी पेड़ पौधा क्या रहता है, हरियाली भरी रहती है। ठीक है, तो इनसे ही हरियाली माला, यहाँ तक तो क्लियर है। बूंद बूंद को बचाना सीखो, यानी कि बूंद बूंद, जैसे आपकी नल है, उसमें यदि नल की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें थोड़े थोड़े करके पानी गिरते रहते होंगे, तो वही बता रहा है, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो। जल जो कल रह करके कल के समय में आने वाले जो जल का संकट होने वाला है उससे नाता तोड़ दो, आप लोग बचाना सीखो जल को। ठीक है, वो बताया जा रहा है। पेड़ लगाकर छाव बढ़ाओ, पेड़ लगाने के लिए बोल रहा है, छाव के लिए। ठीक है, और ऑक्सीजन भी हम लोग को देता है। ठीक है, धरती का श्रृंगार सजाओ। समझ में आ गया होगा? चलिए इसका हम क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 है, पद्यांश में, ठीक है, पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है? ए धन का, बी जीवन का, सी शिक्षा का, डी संस्कृति का। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी जीवन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके बिना संसार सूना है? ए धन, बी जल, सी पेड़, डी घर। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाने वाला है, जल के बिना संसार क्या है, सूना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल संकट से बचने के लिए, जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नदियां को सुखा देनी चाहिए, बी बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, सी जल का संग्रह रोक देना चाहिए, डी केवल वर्षा जल का उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि ये है। ठीक है, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? घर बनाकर, बी पेड़ लगाकर, सी नदियां सुखाकर, डी खदानें खोदकर। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का पेड़ लगाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? अब आ गया है खंड ख, जो कि इसमें व्याकरण का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे। राजपुत्र में कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष, बी अवयवी भाव, डी कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 9 का बी तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा शब्द का विलोम क्या है? ए निराशा, बी हताश, सी उत्साह, डी परिश्रम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाने वाला है ये आशा का निराशा। ठीक है, फिर से मैं दिखा देता हूँ, आशा का क्या है, निराशा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? ये विद्या जुड़ालय, बी विद्या प्लस आलय, सी विध जोड़ आलय, डी विद्या जोड़ लय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है विद्या जोड़ आलय। ठीक है, विद्यालय बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है?
ठीक है। सूर्य का प्रवाची शब्द कौन सा है? ए चंद्रमा, बी रवि, सी धरती, डी वरुण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा रवि। आप लोग सोचते होंगे कि सर ये आप छोटे छोटे वाले क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आगे जिस तरह से खंड बढ़ते जाएंगे उस तरह थोड़ा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होते हुए चलेगा। आप लोग घबराए नहीं, बने रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुपस्थिति में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अनु, बी अन, सी उप, डी अप। तो 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाने वाला है अनु। आ रहा है पहले दो शब्द आ रहा है ना, तो अनुपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये गिनती करना, बी भाग जाना, सी संयोग होना, डी जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाने वाला है भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंकज का क्या अर्थ हो सकता है? ये चंद्रमा, बी सूर्य, सी कमल, डी तारा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है सी कमल, ठीक है। 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है, कमल। पंकज का क्या अर्थ है? तो कमल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायिका, ए बी नायिकी, सी नायिकानी, डी नायक नायिका। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 का ये नायिका। नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नायक का स्त्रीलिंग नायिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ए गंगा, बी नदी, सी पवित्र, डी बहुत। आने की जातिवाचक मतलब जिसमें जाति का बोध होता हो, ठीक है। पूरे जाति का बोध कराने को ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गंगा ये जो है वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि गंगा एक नदी का बात बताया जा रहा है, इसमें तो पूरा जातिवाचक की बात की गई है। बी नदी है, ये हो सकता है, ठीक है। सी पवित्र है, हर एक नदी पवित्र है, पर लेकिन ये खास करके बताया जा रहा है गंगा नदी पवित्र है, तो इसमें ये ऑप्शन में पवित्र भी नहीं होगा। डी बहुत, ये बहुत क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। बहुत है, बहुत पवित्र है, बहुत तो ये जाति का प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है नदी, ठीक है। गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक शब्द कौन सा है? नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? ए संज्ञा, बी क्रिया, सी सर्वनाम, डी कर्म। तो क्या बताया जा रहा है? उसने मुझसे मदद मांगी, तो उसने कैसा शब्द है? तो उसने का शब्द है भैया 18 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने का अर्थ हो गया सर्वनाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? क्रिया का मतलब करना, ठीक है ना, तो इसमें तुम, ठीक है। ये बी बहुत, सी गाते, डी अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 19 का सी बहुत अच्छे गाते हो। तो ये इसमें हो गया गाते ही राइट आंसर इसका होगा, ठीक है, देख लीजिए गाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। वह एक समझदार लड़का है, तो इसमें संख्यावाची क्या है भैया? वह लड़का समझदार एक, तो संख्यावाची कौन है? एक है, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें संख्यावाची का चयन करना है, क्योंकि संख्या इसमें एक बताया जा रहा है, ना कि लड़का, वह समझदार, ये सब तो अलग हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड ग, ठीक है। अब देखेंगे खंड ग में पाठ्य पुस्तक से पठित बोध, यानी कि पाठ्य पुस्तक से पूछा जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 के लिए सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। चलिए
अब क्या है इसमें गद्यांश, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसने ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ठीक है, समझ में आई। चलिए इसका हम मेन क्वेश्चन जो बनने वाला है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए और समझिए। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है? ठीक है, ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ए और बी, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 21 का सी, ए और बी, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी ऊपर में गद्यांश में चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश आप लोग के बुक में भी होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे। इसका अध्ययन आप लोग को सर भी करवाया होगा और आप लोग भी देखे होंगे। तो और यदि नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, आप लोग पूरे इस क्लास पे डिपेंड रहेंगे तो जरूर ही एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो 22 का देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है असहयोग आंदोलन, बी बस की यात्रा, सी पथ की पहचान, डी छोटा जादूगर। तो ये जो ऊपर में जो पढ़े हम लोग गद्यांश को वह किस पार्ट से लिया गया? तो 22 का राइट आंसर हो जाने वाला है बस की यात्रा कर रहा है। बताया जा रहा है ना कि कभी लग रहा था सीट हमको छोड़ देगी या सीट हम पर बैठी है या हम सीट पर बैठे हैं, इस तरह करके बोल रहा था। सीट पर बैठने के बाद ये पीछे पीछे चली जा रही थी। ठीक है, कितने मील चली गई थी, इस सब के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस की यात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? ए दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, बी सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती थी, सी सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करते थे, डी सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चल रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 23 का राइट आंसर दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, जो कि गद्यांश से ही है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? रास्ते के भेदभाव मिटाने का, बी बस की गति बढ़ाने का, सी गांधी जी का आंदोलन का परिणाम, डी सीट और बॉडी जुड़ने का। तो 24 का राइट आंसर क्या बताया गया था? रास्ते के भेदभाव मिटाने का। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा, ये देखिए रास्ते के भेदभाव मिटाने का। आप बोलिएगा हमको एक बार दिखा दीजिए। तो गद्यांश में 8-10 मील चलने पर, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए कहाँ लिखा गया, तो देखिए 8-10 मील चलने पर, 1 मिनट, ये देखिए 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। समझे, सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता कि, ठीक है, तो देखिए छोड़कर भागने के लिए कभी लगता है कि सीट छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है। ठीक है, 8-10 मील चलने पर क्या हुआ था? चलने पर कहाँ चल रहा है भैया, रास्ते पर ही चल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए सही उत्तर का चयन करें। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंदी प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने
जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ठीक है, अब चलिए इसकी क्वेश्चन क्या बनने वाली है, तो इसके क्वेश्चन हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि कौन थे? हाँ, ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी टाइप के दो चार आपको पद्यांश दे देंगे और आपसे कवि का नाम पूछा जाएगा। तो उस समय आप लोग को हड़बड़ाने नहीं है, हम सारा का सारा करवा देंगे, आप लोग हड़बड़ाए नहीं। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या बताया जा रहा है। प्रस्तुत कविता के कवि कौन थे? ये राम नरेश त्रिपाठी, बी हरिवंश राय बच्चन, सी मक्खनलाल चतुर्वेदी, डी निर्मल पुतुल। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी माखनलाल चतुर्वेदी। आप लोग क्लास में बुक का अध्ययन करते वक्त आप लोग को यह नीचे शीर्षक के नाम दिए गए होंगे और आप लोग देखे भी होंगे, हमें आशा है और आप पर विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस पथ पर मैं देना तुम फेंक मैं कवि किस पथ की बात कर रहे हैं? ये सम्राटों के पथ, बी युद्ध के पथ, सी वीरों के पथ, डी प्रेमी माला का पथ। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, उसने क्या बोला था कि वीरों के पथ पर बीग देना हमें। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी वीरों के पथ पर फेंक देना हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस पथ पर जावे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं? सम्राटों के पथ, बी शहीदों के पथ, सी प्रेमियों के पथ, डी युद्ध में शहीद होने के पथ। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है जो कि हम लोग अभी ऊपर में पढ़े थे, शहीदों के पथ पर फेंकने के लिए बोला जा रहा था वनमाली को। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी शहीदों के पथ पर बोले थे उनको पुष्प को फेंकने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? ऊपर में जो कविता हम लोग पढ़ के आए हैं अभी, उसका मूल भाव क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। मातृभूमि की सेवा, बी सम्राटों की सेवा, सी प्रेमी सेवा, डी उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये मातृभूमि की सेवा करने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, अब ये आपको कोई पद्यांश नहीं देगा और ना ही कोई गद्यांश देगा। ठीक है, तो आप लोग को ये एकदम बोले तो सटीक आपके बुक से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? ए मिठाई, बी दवा, सी पथ्य, डी साड़ी। तो छोटा जादूगर क्या लेना चाहता था मेरे भाई? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी पथ्य लेना चाहता था अपने माँ के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्रता पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, मैं सारा ये इम्पोर्टेंट पाठ के लेखक इसका मैं इम्पोर्टेंट आपको एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, जो कि ट्रिक के थ्रू से हम बता देंगे, जो कि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, और याद भी रख सकें। तो देखिए मित्रता का पाठ के लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ला, बी जयशंकर प्रसाद, सी प्रेमचंद, डी ज्ञान रंजन। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, आप लोग देख सकते हैं 30 का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ला। मित्रता पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 31 नंबर क्वेश्चन होने वाली है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है? ए कवि, बी पथिक, सी विद्यार्थी, डी शिक्षक। आप लोग फटाफट से बताइए किस में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी पथिक को बोला गया है। क्या बोला गया है? पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ली, तो इसमें पथिक को बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेखक के भाई साहब उसने कितने साल बड़े थे? लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? कितने साल बड़े थे? ये 2 साल, बी 4 साल, सी 3 साल, डी 5 साल। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 32 का डी 5 साल के बड़े थे लेखक के भाई।
भाई साहब कितने बड़े थे? 5 साल बड़े थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 33 होने वाला है। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? ये घर में, बी नानी घर में, सी हॉस्टल में, डी किराए घर में। तो 33 का राइट आंसर हो जाने वाला है हॉस्टल में रहा करते थे, के बड़े भाई रहा करते थे। ठीक है, हॉस्टल में। ठीक है, 1 मिनट में फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए हॉस्टल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? ए नाटक, बी कहानी, सी एकांकी, डी निबंध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है सी एकांकी थी। अशोक के शस्त्र का त्याग कैसी रचना है? एकांकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? ए मगध, बी बोधगया, सी पाटलिपुत्र, डी कलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाने वाला है कौन सा हो जाएगा भाई? कलिंग की चढ़ाई कर रही थी। ठीक है, कलिंग की। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लेंगे। सम्राट के अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? तो कलिंग की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? देखिए आप लोग एक भी चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यदि आपको ये आंसर नहीं मालूम होगा बाय चांस, बाय द वे, यदि आप लोग एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम हॉल में, और यदि आप लोग को एग्ज़ाम नहीं मालूम होगा तो आप जस्ट उसके नीचे या 2-4 क्वेश्चन के आगे बढ़ के देखना उनका ये जो आपको होगा ना ऑप्शन, वो मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से ये चुन सकते हैं। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है, अब फिर यहाँ पूछ दिया कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था। तो कलिंग आ रहा है ना फर्स्ट में, ये देखिए फर्स्ट में क्या आ रहा है? कलिंग आ रहा है। 1 मिनट, क्या आ रहा है? कलिंग आ रहा है ना, और यहाँ भी कलिंग है। समझ में आ गई बात? यदि आप लोग को बाय द वे ना पता हो तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन मिला करके सम्राट के अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी, और यहाँ पे आपको सीधा सीधा आंसर ही दिखाया जा रहा है। तो इस तरह करके भी आप लोग बाय द वे यदि आपको ना पता हो तब आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? ये मिथिला, बी सीखा, सी पद्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 36 का सी पद्मा थी। ठीक है, पद्मा थी। कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? पद्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अमरूद के पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? अमरूद के पेड़ के जो लेखक हैं उनकी जो माँ थी वो कहाँ के जेल में थी? ये अजमेर, बी भोपाल, सी सूरत, डी अंडमान। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 37 का, ये हो जाएगा अजमेर के जेल में थे। कौन थे? अमरूद के पेड़ के लेखक की माँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? ये चुन्नू ने, बी पप्पू ने, सी नौकर ने, डी मिद्धू ने। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है मिद्धू ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 38 का मिद्धू ने। ठीक है, मिद्धू ने। ये सब आपके बुक में लिखा हुआ है जो कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और मैं यदि आप लोग तैयारी नहीं किए हैं कोई टेंशन नहीं है आपको, आप मेरी क्लास में ऐसे ही बने रहें, आप लोग को हर एक तरह का प्रश्न दिखाया जाएगा और आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद, डी प्रेमचंद। तो 39 का राइट आंसर हो जाने वाला है हजारी प्रसाद द्विवेदी था। ठीक है, क्या निराश हुआ जाए, इसका कौन था लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 40 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया? ठीक है, ये वह भाग गया, बी वह दूसरी बस लेने गया, सी वह जंगल में चला गया, डी वह अपने घर चला गया। तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाने वाला है 40 नंबर का राइट आंसर होने वाला है वह दूसरी बस लेने के लिए चला गया था। ठीक है, कौन गया था? तो बस के कंडक्टर गया था साइकिल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीर, डी जायसी। तो 41 का राइट आंसर हो जाने वाला है तुलसीदास। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। कौन? तुलसीदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? ये तोरपा, बी खूंटी, सी तपकरा, डी सिमडेगा। तो 42 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी तपकरा में। ठीक है, 1 मिनट। तपकरा, ठीक, तपकरा, ठीक है, तपकरा में। ठीक है, किसका? जयपाल सिंह मुंडा का जन्म। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? ये व्यंग्य, बी निबंध, सी कहानी, डी नाटक। तो 43 का राइट आंसर हो जाने वाला है आपका ये व्यंग्य है। ठीक है, 1 मिनट। व्यंग्य है क्या? बस की यात्रा एक व्यंग्य थी। ठीक है, देख सकते हैं बस की यात्रा पाठ कैसी रचना थी? तो व्यंग्य थी। ठीक है, हुंडरू, ठीक है, हुंडरू का झरना कहाँ है? हुंडरू का झरना कहाँ है? ये सिमडेगा में, बी नेत्र हाट में, सी गुमला में, डी रांची में। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है हुंडरू का झरना, या तो हुंडरू जलप्रपात भी कहते हैं उसे। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाए हुंडरू का झरना या तो हुंडरू जलप्रपात, तो आप लोग घबराए नहीं। आप लोग उस समय सोचेंगे कि नहीं रे सर तो बताए थे हुंडरू की झरना, या तो हुंडरू जलप्रपात पूछा जा रहा है, तो आप लोग उस समय घबराए नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 44 का डी रांची में है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? या तो हुंडरू का झरना कहाँ है? रांची में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ी पृथ्वी का दुख, बुढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? ये महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी निर्मल पुतुल, डी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 45 का सी निर्मला पुतुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? तो ये आप लोग को चैप्टर से है। ठीक है, अध्याय से क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आप लोग को यदि अध्ययन किए होंगे तब तो ठीक है, और नहीं अध्ययन किए तो आप लोग को थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता होगा, तो आप लोग एक बार शॉर्ट फॉर्म में वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, तो वहाँ से आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बताया जा रहा है। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? ये सर सुंदरलाल अस्पताल, बी महिला विद्यालय, सी पार्क, डी जिम खाना। इसका राइट आंसर हो जाने वाला 46 का ये सर सुंदरलाल अस्पताल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? ये शारदा सुब्रमण्यम, डी चंद्रा, सी शिवानी, डी महादेवी वर्मा। तो किसको मिला था वीर जननी का पुरस्कार? तो 47 का राइट आंसर हो जाने वाला है ये शारदा सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी बुआ IAS बन गई थी? किसकी बुआ IAS बन गई थी? ये मीना, बी शिवानी, सी सुंभागी, डी कमला। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है किसकी बुआ IAS बन गई थी? तो 48 का राइट आंसर होगा सुनभागी। ठीक है, सुनभागी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो कि 49 बिहार के मधुबनी इलाके में यह काल कब हुआ था? ये 5वीं सदी में, बी 3री सदी में, सी 7वीं सदी में, डी 6वीं सदी में। तो बिहार में मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? 49 का राइट आंसर हो जाएगा 6वीं सदी में अकाल हुआ था बिहार के मधुबनी इलाके में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? ये बिंदु सागर, बी कलिंग सागर, सी समर सागर,
डी सूरसागर। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 50 का ये बिंदु सागर में। ठीक है, तालाब क्षेत्र के अपने अपने क्षेत्र के थोड़ा थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे। कौन से तालाब में? तो बिंदु सागर में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आती है तो आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि मेरी से कोई गलती हो रही होगी तो आप अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और तब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लासेस में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।